हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग अपना 8th क्लास का चैप्टर पढ़ते हैं। 8th क्लास के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर जो है स्टार्ट किया हुआ था, विच इज द क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो उसके अंदर क्रॉप प्रोडक्शन के जितने भी स्टेप्स है उनके बारे में हम लोगों ने लगभग कंप्लीट कर लिया था। लास्ट 1-2 स्टेप रहे हैं, ठीक है। लास्ट हमारा जो स्टोरेज जो पार्ट है वो हमारा रहा है, ठीक है। तो स्टोरेज के बारे में आज हम लोग पढ़ लेंगे कि स्टोरेज जो लास्ट हार्वेस्टिंग के बाद में उसको स्टोर करके रखा जाता है, तो स्टोर कैसे किया जाता है, किस टाइप से किया जाता है, ठीक है। तो लास्ट जो हमारा हार्वेस्टिंग प्रोसेस था उसमें भी थ्रेशर से हम लोगों ने क्या किया था, उसको जो अनाज था उसको अलग किया था, ठीक है। तो उसके लिए थ्रेशर वगैरह यूज करते हैं। तो ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे कि जो हमारी हार्वेस्टिंग प्रोसेस हो जाती है उसके बाद जो हमारा क्रॉप हो जाता है उसको स्टोर करके रखते हैं और उसके बाद उसको सेल करते हैं, ठीक है। तो स्टोरेज जो है उसका मतलब जो उसको सुरक्षित जगह पे एक भंडारण करके रखना, यानी स्टोर करके रखना। मॉइस्चर मीन्स नमी, चाफ मतलब होता है भूसा, जो गेहूं और आप लोग ने देखा होगा अनाज के ऊपर जो आ जाता है, ठीक है। विनोइंग का मतलब होता है ये जो हमारा जो भूसा लगा हुआ जो अनाज होता है उसको अनाज से अलग करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं विनोइंग प्रोसेस, ठीक है। सिलोज होता है आपका भूमिगत कक्ष, जिसमें जो भी आपका अनाज होता है उसको स्टोर करके रखा जाता है। ऐसे ग्रेनरीज होती है जिसमें भी स्टोरेज का फंक्शन किया जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे स्टोरेज के बारे में, और आज आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो जितने भी मैं क्वेश्चन आंसर है वो आपको कंप्लीट करा दूंगी, तो वो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ओके। और जितने भी वर्ड्स मीनिंग्स है उनको भी एक साथ में नहीं तो जैसे भी आप लोगों ने लिख के चेक करवा ली है वो वैसे की वैसे रखो। और जो भी आपके आज चैप्टर खत्म होने के साथ साथ ही जो आपका वो हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ये एक्सरसाइज जो है वो उसका काम भी हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अपना क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे थे कि इसके बारे में हम लोगों ने क्रॉप के स्टेप, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के बारे में ये सारा पढ़ लिया था। शोविंग प्रोसेस के बारे में पढ़ लिया था। फिर उसके क्या क्या मेथड्स हैं, ट्रेडिशनल और ये आपके बोलते हैं मॉडर्न मेथड। उसके बाद में डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद में हम लोगों ने इरिगेशन के मेथड पढ़े। उसके बाद हार्वेस्टिंग भी पढ़ लिया था, ओके। और हार्वेस्टिंग के बाद आता है हमारा कि स्टोरेज, कि स्टोर कैसे कैसे किया जाता है फ्रूट को, ठीक है। तो ये हम लोग आज पढ़ेंगे कि स्टोर कैसे किया जाता है, ओके। तो हम लोगों ने हार्वेस्टिंग पढ़ लिया था कि कटाई की जाती है। उसके बाद क्या हो गया, तो हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ लिया था कि थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। हार्वेस्टिंग जैसे ही हमारी फूड जो क्रॉप होती है वो मैच्योर हो जाती है ना, तो उसके बाद उसको कट किया जाता है, तो वो प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, हार्वेस्टिंग, ओके। और ये जो किसके द्वारा, ये सिकल जो है आपका है इसके द्वारा की जाती है, ठीक है। और क्या बोलते हैं हम लोग, चैफ को अलग करते हैं हमारे जो वीट से, उस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेशिंग। तो चैफ भूसा होता है ना। और ये मैंने बताया था कि आफ्टर हार्वेस्टिंग सम टाइम stubs are left in the field which are burned by farmer. Pahili is worried. She knows that it cause pollution. It may also catch fire, damage the crop lying in the field. कि जो आपका जो सूखा वाला मटेरियल वो उसमें फील्ड में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो जो कैच कर सकता है फायर को, ठीक है। ये हम लोग का हो गया था यहाँ तक। उसके बाद हार्वेस्टिंग फेस्टिवल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जब इनकी क्रॉप मैच्योर हो जाती है उसके बाद ये फेस्टिवल करते हैं। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा स्टोरेज। कौन सा स्टेप हमारा, स्टोरेज, ठीक है। तो देखो स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पोर्टेंट टास्क। स्टोरेज जो होता है वो क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट टास्क होता है। If the harvested grains are to be kept for a longer time, they should be safe from moisture, insect, rats and microorganism. अगर हमें क्या करना है, जो हमने हार्वेस्टेड क्रॉप कर ली, मान लो ये जो हमारी क्रॉप थी इसको हमने काट बांट लिया
और उसके बाद में इनको एक जो भी हम लोग की शीट्स होती है उनमें हम लोग जैसे बोरी वगैरह होती है उनमें हम लोग उनको या फिर टैंक होते हैं उनमें इनको रखते हैं स्टोर करके। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम लोगों ने जो उसको रखा है लॉन्ग टाइम के लिए तो वो सेफ़ रहें, किससे? मॉइस्चर यानी नमी, इंसेक्ट मतलब कीट, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव, इन सब से वो क्या रहे? सुरक्षित रहे। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर। हार्वेस्टेड जो ग्रेन होता है उसमें ज़्यादा क्या होता है? मॉइस्चर होता है, नमी होती है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स जैसे सीड्स हैं आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग दे मे गेट स्पॉइल्ड ऑफ अटैक्ड बाय ऑर्गेनिज्म। अगर मान लो हमने क्या किया, जो हमारी अभी फ्रेश कटी हुई मतलब हार्वेस्टेड जो आपके सीड्स थी या ग्रेन्स थे, अगर उसको आपने बिना सुखाए, क्योंकि उनमें पानी होता है, और अगर आपने उनको बिना सुखाए ऐसे ही स्टोर करने के लिए रख दिया तो वो क्या हो जाएंगे? ऑर्गेनिज्म के द्वारा खराब हो जाएंगे। फिर making them unfit of use for the germination. Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture of them. तो इसलिए जैसे ही कट किया जाता है उसके बाद उनको सुखाया जाता है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन पर अटैक ना करें। ठीक है, तो जो भी आपकी जो ग्रेन्स होती है उनको क्या कर लिया जाता है? प्रॉपरली ड्राई कर लिया जाता है। This prevents the attack by insect pests, bacteria and fungi. अब ये क्या कर देती है? ये जो ड्राई हो जाता है तो ये प्रिवेंट करती है किससे? इंसेक्ट पेस्ट से, बैक्टीरिया से और फंगी से, ताकि इनका अटैक ना हो। ठीक है, अब ये पहेली क्या करती है? पहेली सोचती है, आई सो माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम लीव्स इन आयरन ड्रम कंटेनिंग वीट, आई वंडर वाई। उसने क्या देखा कि एक बार मैंने मम्मी को देखा कि ये हमारा जो गेहूं वाला जो ड्रम था जिसमें हमने वीट डाल रखी थी, उसमें जो मेरी मम्मी ने कुछ क्या किया था, उसकी मम्मी ने कुछ पत्तियां डाली, किसकी? नीम की। तो वो सोच रही कि क्यों डाली, वाई वंडर्ड वाई, कि वो क्यों सोच रही कि क्यों डाली। ठीक है, तो क्यों डाली? स्टोरेज के लिए, कि उसके जो लीव्स होते हैं उसमें एंटीबैक्टीरियल जो प्रॉपर्टीज़ होती है, क्यों होता है? एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, इस वजह से जो नीम की पत्तियाँ होती हैं उनको हम लोग काम में लेते हैं। ओके, तो देखो ये है आपके, अभी बताती हूँ, पहले ये पढ़ लीजिए। फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स। फार्मर जो होते हैं ना, जूट बैग में, यानी जिसको हम लोग बोरी बोलते हैं ना, वही, तो जूट बैग में और मेटलिक बिन्स में। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ग्रेन इज डन इन सिलोज एंड गैनरीज। तो इसके अंदर देखो ये आपके सिलोज हैं। सिलोज क्या है? ये देखो टंकी सी है ना, इनके अंदर क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। अब देखो ये रही, यहाँ पे देखो इसके अंदर जो ये जूट बैग है इनके अंदर रख दिया जाता है, और यहाँ पे एक खिड़की है ताकि थोड़ा इनको हवा भी मिल सके, और इनको ऐसे सुरक्षित करके रखा जाता है। इनको ग्रैनरीज बोलते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है? टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट, रेट, इंसेक्ट, मतलब जो भी इंसेक्ट खराब नहीं करे, बैक्टीरिया खराब नहीं करे, इसलिए इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरेज फूड ग्रेन्स एट होम। जो हम लोग घर पे मान लो लेके आए मार्केट से, फिर घर पे हम उसको रेट से बचा के रखें, इंसेक्ट से बचा के रखें, इसलिए हम लोग सूखी नीम की पत्तियाँ उसमें डाल देते हैं। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वान्टिटी ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन, जो बड़े गोडाउन होते हैं उनमें specific chemical treatments are required to protect them from pests and microorganism। तो ये इनको प्रोटेक्ट करना पड़ता है, किससे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और इनसे। तो स्टोरेज किस में किया जाता है? एक तो आपका सीलोज होता है और एक ग्रैनरीज होता है। कैसे करते हैं? पहले हम उसको सुखा लेते हैं और उसका पूरा मॉइस्चर उसमें से निकाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद में है
आपका जो नेक्स्ट आता है कि फूड फ्रॉम एनिमल, एनिमल से जो फूड मिलते हैं हमें वो फूड फ्रॉम एनिमल्स। देखो, मेक इट द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। आपको क्या करना है, ये आपको टेबल बनानी है अपनी नोटबुक के अंदर और उसको कंप्लीट करना है। देखो इस टेबल के अंदर है क्या, ये है कि जैसे कि मान लो आपका फूड है मिल्क, ठीक है, तो मिल्क हमें काऊ से मिलता है, बफेलो से मिलता है, गोट से मिलता है, शी कैमल से मिलता है ना, तो बकरी जो होगी आपकी इनसे मिलता है। तो ऐसे ही आप फूड आइटम का नाम लिखोगे और उसके बाद इधर उसका सोर्स लिखोगे, इधर नाम लिखोगे, इधर सोर्स लिखोगे, इधर नाम लिखोगे, इधर सोर्स लिखोगे और ये टेबल कंप्लीट करके आज चेक करवाओगे, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग this table, you must have seen that like plants, animals also provide us with different kind of food, कि जो plant और animal होते हैं वो अलग अलग kind के food हमें देते हैं। Many people living in the coastal area consume fish as a major part of their diet। देखो बहुत सारे ऐसे होते हैं जैसे बंगाल की साइड बंगाली लोग मछली ज़्यादा खाते हैं अपने, उनका ज़्यादा क्या होता है, उनको अलग अलग टाइप की हर डे अलग अलग टाइप की मछलियाँ बनती हैं, ठीक है। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। आप लोगों ने देखा होगा कौन से ऐसे फूड होते हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड, सर्विंग एट्सेट्रा। हमें पता है, देखो जो क्रॉप प्रोड्यूस हो रही है उसमें कितने सारे स्टेप आए कि हमने सीड सेलेक्ट करना होता है, हमें सॉइल प्रिपेयर करनी होती है, हमें शॉइंग करनी पड़ती है, बोविंग करनी पड़ती है, हार्वेस्टिंग करनी पड़ती है, बहुत सारे। सिमिलरली animals reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care। इसी तरीके से जो एनिमल को भी हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छे से रखना होता है कि ताकि वो अच्छा हमें फूड दे सके। देखो मिल्क जो हमें काऊ से मिलता है, तो अगर काऊ हमारी अच्छी होएगी तभी वो अच्छा मिल्क दे पाएगी, है ना। तो इसलिए हमें एनिमल को भी प्रॉपर फूड देना चाहिए और उसे अच्छा खाना खिलाना चाहिए, उसे शेल्टर यानी कि छाया मतलब अच्छी जगह से रखना चाहिए और केयर भी उसकी करनी चाहिए। व्हेन दिस इज़ डन इन ए लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। तो जब ये बहुत बड़ी स्केल पे किया जाता है, बहुत ज़्यादा एनिमल एक जगह रखे जाते हैं, तो उसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ। वी गेट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी। तो ये हमारी विटामिन डी में हेल्प करती है और ये हेल्पफुल होती है। ओके, तो आपका चैप्टर क्या हो गया है, अभी कंप्लीट हो गया है। तो अभी देखिए आपका इसके अंदर एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज में थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये रहा। आपको इसमें से भरना है कि ये फ्लॉट क्रॉप, वाटर क्रॉप, न्यूट्रिशन प्रिपरेशन, इनमें से भरना है। The same kind of plant grown and cultivated on a large scale at a place is called। सेम काइंड के प्लांट बहुत बड़ी स्केल पे जब कल्टिवेटेड किए जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रॉप, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, क्रॉप। द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज, क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा आपका, प्रिपरेशन, ठीक है। जब हम लोग ग्रो करते हैं उससे पहला हमारा स्टेप क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। Okay, damaged seeds would dash on top of water। क्या करते हैं, डैमेज सीड फ्लोट करने लगते हैं, तो इसके अंदर फ्लोट होगा आपका, ये रहा, फ्लोट करने लगते हैं, ठीक है। डैमेज सीड क्या करना है, पानी में ऊपर ऊपर तैरने लगते हैं। अब देख क्या है कि फॉर ग्रोइंग ए क्रॉप को उगाने के लिए सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। क्या क्या जरूरी होता है, सफिशिएंट सनलाइट ज़रूरी होती है और क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स और वाटर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आ जाएंगे, वाटर और न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब हमारा है इसको मैच करना है, ठीक है। ये खरीफ की क्रॉप है और ये आपके इधर रबी क्रॉप्स, फिर केमिकल फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक मैन्योर। तो ये मैंने आपको खरीफ क्रॉप शुरू में पढ़ाई थी कि कौन कौन सी खरीफ क्रॉप होती है, रबी क्रॉप होती है, केमिकल फर्टिलाइजर कौन से होते हैं। देखो केमिकल मतलब जिसमें केमिकल नाम आ जाएगा ना, वो क्या हो जाएंगे, आपकी केमिकल क्रॉप हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर आपको पता होगा केमिकल फर्टिलाइजर में आएंगे ये वाले, यूरिया, सल्फर, फॉस्फेट, ये वाले।
ऑर्गेनिक मैन्योर के अंदर आएंगे जैसे कि आपके हो गए एनिमल एक्सट्रैक्ट, काउ डंग हो गया और यूरिन, प्लांट वेस्ट, ये आते हैं आपके इसके अंदर ऑर्गेनिक मैन्योर। और ये दोनों आप खुद मिलाओगे कि इसके अंदर कौन सी तो खरीफ है और कौन सी रबी है, ठीक है, और मुझे दिखाओगे। अब देखो, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। खरीफ क्रॉप के 2 एग्जाम्पल देने, रबी क्रॉप के, सिंपल है। वट राइट पैराग्राफ इन योर ऑन वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपके वर्डिंग में आपको लिखना है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या करना होता है, शॉविंग में क्या करना होता है, वीडिंग में क्या करना होता है, थ्रेशिंग में क्या होना होता है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की डेफिनेशन है आपकी, शॉइंग की डेफिनेशन है, वीडिंग की डेफिनेशन है और थ्रेशिंग की डेफिनेशन। चारों की डेफिनेशन लिख लेना यहाँ से। देखो मैं दिखाती हूँ। इसके अंदर नहीं है, लेकिन जो चैप्टर जब पढ़ाया था मैंने तब उसके अंदर थी, ठीक है। मैंने उस टाइम पे निशान भी लगवाए थे आपको। ओके, तो इतना तो बहुत है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप इतना काम करके मुझे कंप्लीट जमा करवाइए। हाँ, तो स्टूडेंट्स, जो आपको चैप्टर में वर्ड मीनिंग लिखाई जा रही है वो अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा। वर्ड मीनिंग के बाद जो भी मैं आपको होमवर्क बोलती हूँ, जब मैं आपको बुक से रीडिंग करा रही होती हूँ, तो उस टाइम पे जैसे मैंने कल 7th क्लास को बोला था, 6th क्लास को, ये जो मैं आपको बताती हूँ लास्ट में कि ये आपको डायग्राम बनाना है, ये आपको बनाना है, तो आप उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करेगा। जो भी टेबल फॉर्मेशन के लिए दी जाती है, बुक पढ़ाते टाइम मैं आपको टिक लगवाती हूँ कि ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, तो वो आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा, ठीक है। और जो भी आपको होमवर्क के तौर पे दिया जाए उसे होमवर्क को कंप्लीट करना, ठीक है। अपना काम कंप्लीट करके सर को सबमिट कराइए और उसके बाद मैं आपको चेक करके बताऊंगी कि आपने सही किया है कि गलत किया है, ठीक है। तो अपना काम कंप्लीट करना और उसके बाद इसमें जो भी आपको वर्ड्स मीनिंग्स में जैसे स्टार्टिंग में लिखवाती हूँ, वो वर्ड मीनिंग भी अपनी कॉपी में करना, लर्न करना उनको, ताकि क्योंकि हम लोग थोड़ी थोड़ी पढ़ेंगे, एक साथ सारी नहीं पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर में बहुत सारी हो जाएंगी, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी 8-7 हम लोग पढ़ लेंगे डेली की, उससे आपको पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा और हर वर्ड मीनिंग भी हो जाएंगी। तो चैप्टर को अच्छे से लर्न कर लिए, वर्ड मीनिंग को भी अच्छे से लर्न करना, ठीक है। और जो आप काम करते हो उसको वो सर को सबमिट करा देना, ताकि वो मतलब मैं आपको चेक करके दे सकूं, ठीक है।